नाजरीन, मेरा कैसा अनोखा देश है जहाँ हर तरफ मफादात की रेस है और जो दिखाई देता है वो बस एक भेस है। मेरा कैसा अनोखा देश है जहाँ सच्चा और ईमानदार नाकाम है, बेकार है, मगर झूठा और बदमाश आसाइशों से लेस है। मेरा कैसा अनोखा देश है जहाँ ताकतवर को कत्ल भी माफ़ है और रोटी चोर का अदालतों में केस है। मेरा कैसा अनोखा देश है। प्रोग्राम फ्रंटलाइन के साथ मैं हूँ मायरा इमरान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में जो सियासी महाज है वो बहुत गर्म है। बयानात की गोलाबारी जारी है। कभी तोपों का रुख एक तरफ होता है और अभी हम सोच ही रहे होते हैं, कुछ नतीजा निकाल रहे होते हैं, तो तोपों का रुख हमें लगता है कि दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया है। तो ये जो सियासी गहमा गहमी है, यही इस पूरे हफ्ते का जो पिछला गुजरा उसके अंदर मौजूद बहस रहा। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में हैं, वहाँ पर अपने कदम जमा रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस तैयारी में है कि वो बलूचिस्तान जाएंगे और वहाँ पर अपना यौम तासीस मनाएंगे और अपने कदम जमाएंगे। इन्हीं हालात के इर्द गिर्द हम बात करेंगे, लेकिन आप इस हमारी बहस में अपने सवालात के साथ जो आपके जहन में सवालात हैं शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन्स के ऊपर भी आ रहा होगा। लाइव हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और आपको नंबर मैं बताई भी देती हूँ, 051-410-2357। इस पर कॉल करके आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारे माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र क्लासा साहब मौजूद हैं, कैसर खान तनोली साहब मौजूद हैं। दोनों का सियासी जो है वो हम तबसरा सुनते हैं हर हफ्ते और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। कैसर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो हालात आप देख रहे हैं या पूरा हफ्ता जो देखते रहे हैं, बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का ये तबसरा है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला आ चुका है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया मायरा। एक आपने जिक्र किया मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जो बाकी क़यादत है वो बलूचिस्तान गई, वापस आ गई बलूचिस्तान से। लाहौर में उन्होंने आकर दोबारा डेरे डाल दिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ी लफ्ज़ी गोलाबारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से और बाकी जो उनके कायदीन उनकी जानिब से जारी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शोर है कि वो हमें अभी तक उस तरह से दस्तयाब नहीं है। और एक ऐसी जमात जो कि आज से अगर हम लोग एक साल पीछे चले जाएं या अभी पीडीएम की गवर्नमेंट को अगर देख लें, वो किसी जगह पर नहीं थी या किसी जगह पर उसका ऐसे मामलात नहीं थे कि वो इलेक्शन में इतने भरपूर तरीके से आ सकती है। लेकिन ये बात लोगों के जहन में ज़रूर थी कि जिस दिन उनके कायद या मियाँ मोहम्मद आशिफ साहब वतन वापस पहुँचेंगे, उनकी जमात का चलना, उनकी जमात के एक्शंस, उनकी जमात के जो स्ट्रेटजी वो आपको तब्दील होती नजर आएगी, फिर ग्राउंड पे आपको नज़र भी आएगी। उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि किसी भी सियासी जमात ने अभी तक बाकायदा तौर पर अपने जलसों का कोई स्केड्यूल जारी नहीं किया, कोई प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन जारी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून पहले से 21 अक्टूबर को उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक मजमा लगाया, फिर अभी वो बलूचिस्तान से होकर आगे और पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के अंदर इससे पहले उनके बड़े आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े मामलात थे, वो चीज़ों को बहुत बेहतर वहाँ पर उन्होंने हैंडल किया भी। और उनकी बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ वो राब्ते में भी हैं। तो अभी 30 नवंबर को जो उन्होंने अनाउंस किया है कि योम तासीस वहाँ पर मनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो बलूचिस्तान में अपना जाकर क्योंकि बलूचिस्तान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। बलूचिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट सूबा है और बलूचिस्तान के लोगों के साथ उनको लेके चलना और उनकी सियासत और उनके मामलात को, क्योंकि सारे बड़े लोग हैं ना, बड़ों से मुराद सरदार हैं, वडेरे हैं और वो सारे मामलात बड़ों के हाथ में होते हैं। वहाँ से चीज़ें मैनेज करनी सबसे ज़्यादा आसान होती हैं कि अगर आपने किसी वडेरे के साथ मामलात तय पा लिए या उनके साथ उनकी जमात के मामलात को अगर आपने बेहतर तरीके से चला लिया तो फिर वो आपके साथ हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक कामयाब रही। कल का जो उनका विजिट था, पीपल्स पार्टी के पास भी कार्ड्स मौजूद हैं। वो कब उसको शो करेंगे, ये 30 को होगा या उसके बाद होगा या उससे पहले होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी जमातों का जो नारे लग रहे हैं ना कि शायद किसी के हवाले से फैसला हो गया है, बेशक मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त पोजीशन है, बेशक मियाँ मोहम्मद आशिफ की जो इस वक्त पोजीशन है, जो उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ये जो उनको रिलीफ मिला है, ये उसी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसके तहत मियाँ मोहम्मद आशिफ साहब वतन वापस आए। मिसाल के तौर पर वो उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज साहिबा, वो ये कहती थी कि जे तराजू के दोनों पल्ले जो हैं, ये जिक्र मैंने इससे पहले भी किया कि बराबर होने चाहिए और जो ज्यादतियाँ और जो जुल्म मियाँ मोहम्मद आशिफ और उनकी जमात के साथ हुआ वो सारा रिवर्स होना चाहिए। तो वो रिवर्सल का जो सिलसिला है उसमें अभी जारी बातें वापस आ गए। उनकी जिनसे शिकायत थी, जिन्होंने उनके साथ ज्यादतियाँ की थी, उनके हवाले से खुल के बात भी हो रही है और उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये मामलात आपके तय हो जाएंगे।
लेकिन ये अगर कोई सोचता है कि ये बात फाइनल होगी है कि मुस्लिम लीग नून या XYZ कोई और जमात फाइनल होगी है 2024 के इलेक्शन के लिए, ऐसी बात नहीं है। अभी परखा जा रहा है, मामलात को देखा जा रहा है और मजीद आगे चल के फैसला होगा कि किसने कैसे आके रोल प्ले करना है। क्लासा साहब का भी हम इसके ऊपर तबसरा सुनना चाहेंगे, क्या फैसला हो गया? क्योंकि हम अगर देखें तो हमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वजीर आजम वाली है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे। जैसे हुकूमत में कोई होता है तो वो जवाब नहीं देता। बिलावल भुट्टो साहब लगता है अपोजिशन की जगह को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अभी से इलेक्शन नहीं हुए इससे पहले ही वो इलेक्शन के अंदर जो धांधली है ना उसका इल्जाम वो लगा चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि फैसला हुआ हुआ है या अभी और सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फैसला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ना नवाज शरीफ साहब का वो खौफ ख़त्म कर रही है जो 2018 में उन्हें सज़ा के बाद, जलावतनी के बाद खुद साख्ता बेशक थी, वो उन्हें नॉर्मल कर रहे हैं। उन्हें ही पहला ओवर दिया है कि आप जाएं विकेट पे ज़रा खेल के दिखाएं भी आप क्या कर सकते हैं। उनका तो नॉर्मल हुए लग रहा है उनकी वो नाअहली भी पड़ी हुई है, उनके मुखालफिन भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, आसिफ जरदारी भी मौजूद हैं, जिनके सिंध हाउस से एक बड़ी तादाद में MNAs निकले थे और जो अदम इत्माद की तहरीक थी नतीजे में जो कुछ इमरान हुकूमत के साथ हुआ वो भी सामने है। मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं। और मैं बड़ा अपसेट सा हूँ कि इतना जल्दी नवाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान क्यों भेजा गया है। 342 की ऐवान में से बलूचिस्तान चलो खुद गए हैं, इस तरह कर लेते हैं, वो खुद गए हैं। वो 16 सीटें हैं जनरल जो हैं बलूचिस्तान की, औरतों के मिला के 20 और सिर्फ हमारे थल की जो है वो 19 सीटें हैं। ठीक है, ये मतलब मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया। इसी तरह हज़ारा की 9 सीटें हैं, या मतलब जहाँ पे 45 सीटें PTI की आई थी KP के अंदर, पिशावर की 6 भी आई थी, अपना बाकी एरियाज से भी आई थी, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं ज़हर है उसके हज़ारा के। तो और नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे 61 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जो 3 डायरेक्ट जनरल इलेक्शन पे थी और 1 रिजर्व पे थी। तो 16 वाले के पास आप जा रहे हैं और ना आप 54 जो साउथ पंजाब की सीटें हैं जिसमें बहावलपुर है, DG खान है, मुल्तान है, या ये थल के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे भी आपकी तवज्जो नहीं है। 61 वाले के पास भी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई आपको लाइन दी गई है कि आप 16 पे तो पहले किस्मत आजमाई करें, आप एक इम्प्रेशन कायम करें, वहाँ पे जाएं। तो मेरा तो यही है कि अभी वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, इस दफ़ा वाले इलेक्शन बड़े ही मुख्तलिफ होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो ये होगा कि ख्वाजा आसिफ की तरह जनरल बाजवा साहब को कॉल जाएगी और वो MNA बन जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल इस दफ़ा ये होने जा रहा है। यहाँ पे हमें ये भी जहन में रखना होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जो गुलाम सरवर खान जैसे एक इलेक्टेबल्स को वो ले गए हैं, इसी तरह गुलाम बीबी बरवाना और बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं, अमजद खान नियाजी हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, नियाज जखड़ हैं, मजीद नियाजी हैं, शबीर कुरैशी हैं, इसी तरह आगे भी ये सिलसिला है। तो उनके इत्तेहादी भी नवाज शरीफ साहब के देख रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि मैच पलड़ा किस तरह होगा। उन्होंने खौफ ज़रूर उतारा है, उन्होंने MQM के पास भी उन्हें भेजा है कि आप उनसे भी जाके मिलें। पहले MQM को कहा है आप मियाँ साहब को जाके वेलकम करें, उनकी हौसला अफजाई करें, सारा कुछ करें। तो इलेक्शन जो भी होगा ना उसके नतीजे जो है ना सरप्राइज करेंगे लोगों को। सरप्राइज तो रहना चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए, सस्पेंस लेकिन रहेगा। जैसे क्लासर साहब कह रहे हैं कि नून लीग को कोई, ये तो बिलावल साहब ने भी कहा कि शायद नून लीग को पंजाब में कोई खतरा है जिसकी वजह से वो बलूचिस्तान और सिंध में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, या ये मसला ये है कि अपने आप को कौमी पार्टी साबित करने के लिए नून लीग जो है वो अलायंसेस बना रही है। क्या वाकई में खतरे में है नून लीग पंजाब में? क्लासेस साहब ने एक बात की कि इस दफ़ा के इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ होंगे, माजी के जो इलेक्शन होते रहे उस तरह के शायद नहीं होंगे। मैं इस बात पे बिल्कुल क्लासेस साहब से मेरी मुख्तलिफ राय है। ये इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे माजी के इलेक्शन होते रहे। मतलब कोई भी सियासी जमात अगर आप ये समझती हैं या कोई समझता है कि वो 2/3 अक्सरियत ले गए या कोई बड़ी वाज़ह बढ़ती ले कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून का या उनके कायद का सिंध या बलूचिस्तान में जाना या MQM के साथ इत्तेहाद करना, वो सिर्फ ये इस वक्त अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं कि सिंध के अंदर किसी न किसी जगह पर हम लोग सीट एडजस्टमेंट करके MQM के साथ को 2-4 सीटें निकाल लें।
इसी तरह वो बलूचिस्तान के अंदर उनको पता है कि क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहे उनकी कारकर्दगी जैसी भी रही 2-3 दहाइयों से जो भी उन्होंने वहाँ पर किया, लेकिन इसके बावजूद उनको शिकस्त देना या उनकी जगह सिंध में बड़ी तब्दीली लाना ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें मैंने अभी पहले जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास कुछ कार्ड्स मौजूद हैं और उसका ख़तरा हर तरफ मौजूद है कि वो अगर उन्होंने फेंक दिए या वो बर वक्त उसका इस्तेमाल कर दिया, अगर वो लेट ना हो गए तो ये बलूचिस्तान वाला मामला भी वो पीपल्स पार्टी के हक में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए उन्होंने इसलिए कोशिश की कि एक तो सिंध के अंदर या कराची के अंदर या कहीं पर भी वो MQM को अपने साथ जोड़कर कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को बेहतर बनाएं और बलूचिस्तान के अंदर भी वो अपने मामलात को बेहतर कर सकें। 100% नहीं, लेकिन अगर वो 50% भी वहाँ पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि उनके हक में ये बेहतर हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप पंजाब का जिक्र करते हैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, उसके पास सेलेक्टिबल्स का जिक्र किया क्लासर साहब ने, बिल्कुल मौजूद हैं। और वो ऐसे सेलेक्टिबल्स हैं, उसमें चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे उसमें अलीम खान हो, चाहे उसमें बाकी जो गुलाम सरोवर साहब का उन्होंने जिक्र किया, ये ऐसे लोग हैं ये कम से कम और कुछ ना कर सके अपनी अपनी सीटें ज़रूर निकाल लेंगे। जब अपनी अपनी सीटें निकाल देंगे तो मुस्लिम लीग नून जहाँ पर पंजाब में वो समझते हैं कि शायद हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है या हमारे मामला बहुत अच्छे हैं, तो उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उस फ़र्क की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो बलूचिस्तान और सिंध में घूम रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा की, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ANP भी वहाँ पर मौजूद है, एक बड़ी सियासी जमात है सूबे के हवाले से। JUI वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पर असर रसूख मौजूद है और मुस्लिम लीग नून भी डिवीजन की हद तक, मैं हज़ारा डिवीजन की बात करूँगा। और फिर अगर स्वात की मालकन डिवीजन की बात करूँ, स्वात के अंदर आपके पास वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के सदर अमीर मकाम मौजूद हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके वहाँ से भी अपने मामलात को चला लेंगे। और जो असल उनका मकसद है, जो 2024 के अंदर वो हुकूमत बनाने का या उनका ख्वाब है या वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो और वो उसके लिए मुतमिन भी नज़र आते हैं, वो सिर्फ 2 यहाँ से 4 वहाँ से 6 वहाँ से करके अपने आप को विफाक में लाना चाहते हैं। क्योंकि मखलूत हुकूमत बलूचिस्तान की जो है वो फेडरल की मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि हमेशा से बलूचिस्तान से वो वाली सपोर्ट आती है जब बिल्कुल आखिरी गिनती चल रही होती है। MQM से भी वही 2 सीटों की सपोर्ट आती है। तो आप बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत जो आसिफ जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक लाइन ली है कि अगर आप हमारे मुखालिफ के हाथ पांव बांध के उसे जेल में बिठाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ आप इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबको नहीं दे रहे। बेसिकली आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान से ज़्यादा PTI का जो वोटर है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे KP में जो है अपना सीटें जो हैं उसकी 45 सीटें उसके पास थी, PTI के पास थी, ANP और पीपल्स पार्टी के पास एक सीट थी, या नवाज शरीफ साहब के पास जो है 3 सीटें थी, MM के पास जो है 7 सीटें थी मिला के। वो उस वोटर को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं जिसको नवाज शरीफ साहब अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के साथ PTI के साथ एक ज़ाती दुश्मनी बनाई हुई है, सियासी दुश्मनी से बात आगे निकल चुकी है। ये दोनों जमातें जो है खासी आगे जा चुकी हैं तलखी में। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP और आसिफ जरदारी साहब जो है वो वोट को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जो पंजाब की सिचुएशन है, पंजाब जो है 54 सीटें तो सिर्फ साउथ पंजाब के पास है, 15 बहावलपुर की, 16 मुल्तान की, 19 अपना थाल की और 2-2 सीटें डेरा गाजी खान और राजनपुर की, 54 सीटें बनती हैं। 54 में भी PTI जैसे मुल्तान है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है पिशावर की तरह, 6 सीटें 6 पिशावर की भी PTI के पास थी, 6 मुल्तान की भी PTI के पास थी। उसमें हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कुशन दिया, उसे वो किया, लेकिन इतना भी नहीं दिया था कि वो मुकम्मल तौर पे 2/3 अक्सरियत के साथ आते। अब जो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को बेबस करेगी वो साउथ पंजाब में करेगी। उसकी एक रीज़न है, पंजाब के अंदर या KP के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ लेवल का कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मुल्तान में एक पॉलिटिशियन है जो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, वो यूसुफ गिलानी है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, फार्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, फार्मर ज़िलाई चेयरमैन, और फिर उसके जो मुखालफीन हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला में, हाशमी साहब जो है बनी गाला में, या दीगर जो ग्रुप्स हैं वो नहीं हैं। तो गिलानी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पॉलिटिकली नवाज शरीफ को भी मुल्तान से हरा चुके हैं,
वो सियासी तौर पे एक कद काठ वाले पॉलिटिशियन है। अगर मैं रहीम यार खान से शुरू हो जाऊं तो मैं लाहौर तक चला जाऊं, मुझे दरमियान में इतना एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन जो ज़िला कौंसिल के मेंबर की हैसियत से चला हो। और फिर गिलानी साहब ना सबको काबिल कबूल है, एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। जब 2008 में पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी थे और गिलानी साहब भी थे, तो गिलानी साहब का नाम निकला था। फिर गिलानी साहब ने एक बहुत बड़ा उसामा बिन लादेन के इशू पे एक स्पीच करके अपने आप को वो उससे मंजर आम से हटाए गए। उनका बेटा अगवा हुआ, जो भी हुआ वो एक और चीज़ है। लेकिन अगर पंजाब में पंजाब की 142 सीटें पे अगर कोई बंदा नवाज शरीफ के लिए मुश्किल पैदा करेगा, वो 54 सीटों के साथ यूसुफ ज़ा गिलानी करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे उतने इफेक्टिव नहीं हैं। और जिस रीजन में हम बैठे हुए पोटवार में, ये जैसे गुलाम सरवर खान, चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद हो गए, शहद खान अब्बासी हो गया, टम्मन हो गए, वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी नून लीग की वो नहीं है। लेकिन मैं आज शॉक्ड जो मैंने केपी का रिजल्ट्स देखा है कि पीएमएलएन जो है, जो हज़ारा डिवीजन की बहुत बड़ी वो रखती है कि हम हमारे साथ ही हज़ारा चलता है, हज़ारा उनके साथ 2018 में नहीं चला। उससे उन्हें कोई किसी एमएनए को, वो 3 सीटों के साथ खड़े हुए हैं, एएनपी 1 सीट पे चलेगी। अब कोशिश ये होगी कि किसी तरह उस 45 सीटों को जो है पीपल्स पार्टी भी चाहेगी, मौलाना फजलुर रहमान भी चाहेगा। मैं मुख्तसर करूँगा, मुख्तसर इतना है कि सब अच्छा नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। चले, ये तो मुख्तसर, तो बहुत ही मुख्तसर हो गया इतनी लंबी गुफ्तगू का। लेकिन अब पीटीआई इसके लिए मायूस हो जाए, मतलब एक था ना शायद ये सरप्राइज भी आए कि पीटीआई के चेयरपर्सन भी मैदान में हों और पीटीआई भी इलेक्शन लड़े। लेकिन आज भी जैसे ज़मानत मुस्तरद हुई और फिर हमने देखा कि कोर्ट्स की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की, और जिस तरह कोर्ट में लग रहा है कि मुकदमा भी दूल पकड़ेगा और अभी वो जेल में ही रहेंगे, तो अब मुकम्मल तौर पे मायूस हो जाना चाहिए। और वाकई जैसे क्लासर साहब ने कहा कि वोट के ऊपर उनके कब्जा करने की एक जंग और एक पॉलिसी शुरू हुई हुई है। देखिए मायरा, 2018 से पहले हम लोग इस जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानते थे कि वहाँ वो कहाँ पर खड़ी थी या उसकी क्या पोजीशन थी। 2018 के अंदर उस जमात के साथ स्टैब्लिशमेंट ने जिस हद तक मदद की या जिस तरह से स्टैब्लिशमेंट एक्सपोज हुई पहली दफ़ा, वो मनाजर हमने इससे पहले कभी नहीं देखे, ठीक है। और अभी जहाँ पर क्लासर साहब ने जिक्र किया साउथ पंजाब का, उसमें कोई शक नहीं है वहाँ पर मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। पीपल्स पार्टी वहाँ पर डंड डालेगी मुस्लिम लीग नून को। जहाँ पे बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बात बेशक इस वक्त उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन जो है पाकिस्तान का इलेक्शन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्टिबल्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आपको इलेक्टिबल्स चाहिए। अगर आप चाहें कि आप सामने खड़े हुए परवेज साहब को इलेक्शन के लिए भिजवा दें, इनको उस बड़ी सियासी जमात का टिकट दे दें, तो लोग इनको वोट डालने नहीं आएंगे। इस मुल्क के अंदर हमारी सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी जगह पर भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई इलेक्टिबल नज़र नहीं आता। जब इलेक्टिबल नहीं, और ये चीज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एक्सेप्ट की 2018 के इंतखाबात से पहले। उन्होंने कहा जी कि विदाउट इलेक्टिबल्स हम लोग इलेक्शंस में नहीं जा सकते। इलेक्टिबल्स की जगह और वो सीटें निकालने में कामयाब होते हैं, उनको सियासत का पता होता है, वो अपने इलाके, अपने हल्के के लोगों को जानते होते हैं, अपने वोटर सपोर्टर्स को कायल करने का उनको रास्ता पता होता है। तो मतलब ये चीज़ उन्होंने उस वक्त भी एक्सेप्ट की कि उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर बात है, जब जिन्होंने उनके लिए ग्राउंड सेट किया, जिन्होंने उनके लिए खाना बनाया और उसके बाद प्लेट में पेश किया, तो वो भी इस बात को बहुत बेहतर समझते थे। और वही लोग, उन्होंने इलेक्टिबल्स उस वक्त भी तोड़े और उनके साथ जाके जोड़े। आज वही लोग इलेक्टिबल्स जो उस वक्त के थे वापस करवा दिए और उन लोगों के पास चले गए जो पहले लाने वाले थे। तो मामला ये है कि ये इलेक्शन जिस बड़ी सियासी जमात का बेशक वोटर है, सपोर्टर है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि। और दूसरी बात आपने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की वापसी के लिए कोई लेवल, हर सियासी जमात के लीडर को, हर सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन्स करे, वो बाहर आके इलेक्शन कंटेस्ट करे। लेकिन कुछ कवानीन है ना, और वो मामला जो कुछ मुकदमात आपके ऊपर दर्ज हो गए हैं, उन मुकदमात को अगर आप ये समझे कि एकदम से वॉश आउट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने उनको फेस करना है। और अभी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी सूरत, मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैं आपको जो एक्चुअल सिचुएशन है वो सामने रख के कानूनी मामलात के एतबार से, कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ये पॉसिबल ही नहीं है
कि चेयरमैन पीटीआई जेल से वापस आ जाएं और वापस आए उनको और जो इलेक्शन तहरीक लड़े। चलाएं, क्योंकि अब तो Possible नहीं है। अब वक्त लिया, कानूनी अब मामलात मायूस के हो अंदर जाना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं क्लासेस है। साहब, आप क्या नहीं, कहते हैं? नहीं, मायूसी ये नहीं है। मुश्किल है क्या पीटीआई का ना रोल भी होगा, पीटीआई इलेक्शन में भी होगी। नवाज शरीफ साहब की तरह 2002 का इलेक्शन वो नहीं लड़े थे, जिद्दा बैठे हुए थे, और इसी तरह 2018 लेकिन वो इलेक्टेबल्स के साथ नहीं होगी। 2018 के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, वो नहीं थे। और तीसरी बात ये है कि ये जो वाह वेला मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किया जाता है कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, ऐसा भी नहीं है। यही एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इनके वाले साहब को वजीर ख़जाना पंजाब की हैसियत में लाई थी, वजीर आला पंजाब इनको बनवाया था, इनके लिए IGI बनाई थी, इनके लिए असगर खां केस पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए, पीर पगाड़ा ने पैसे लिए, बेगम आबदा हुसैन ने पैसे वगैरह वगैरह, ये सारे लोग लिए। फिर इनको पीपल्स पार्टी की 11 साल की जिद्दोजहद के अगेंस्ट इनको स्टैंड करवाया गया, जिनका इमरान खान की तरह कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी। फिर ये है कि इसी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हाईजैकर होने के बावजूद सऊदिया भिजवाया, एक डील के तहत कि ये गए जनरल मुशर्रफ जी, जी, वो फिर तो माजी इसी की तरह तो- इमरान खान की मौजूदगी में जो बदतरीन इनका मुखालिफ समझा जाता है, इनको स्पेशल त्यारे के जरिए गोल्डन सेब रख के और कोट मेरी तरह लगा के मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे और 4 साल बाद आए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने माजी जो है ना, यादें माजी आजाद। अच्छा मायरा, चीन में उसे आपने जिक्र जैसे किया हाफजा 10 छिन साल गया का तो एग्रीमेंट करवा के उनको उस दिन सऊदीया सब ठीक भिजवाया हो गया। जाएगा। आपने कहा 10 साल का वो इतना पक्का एग्रीमेंट था। मैं उस दिन का आई विटनेस हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पहले, आपको पता है कि वो एग्रीमेंट कंप्लीट होने से पहले वतन वापसी का उन्होंने इरादा कर लिया और वतन वापस आ गए। हम लोग लियाकत बाग मौजूद थे उस दिन, 2007 की बात कर रहा हूँ। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो प्लेन है वो लैंड कर गया, उसकी बाकायदा फुटेज हमने ली और जारी कीजिए कि प्लेन लैंड कर गया। अब नवाज शरीफ साहब की उन्होंने कहा ये किस तरह आ गया भाई, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इधर से जहाज वापस किया जाए। तो वो इतना पक्का एग्रीमेंट होता है, भी आ गए थे, जामिन भी आ गए थे, उन्होंने पढ़ के सुना दिया था ये मुआहदा है। इतने तो पक्के मुआहदा मामलात छुपा हुआ होते मुआहदा हैं, इसमें माफी की या कमी कोताही की या जो चीज आपने तय कर दी उससे पीछे हटने के चांस ही नहीं होता। तो उसी वो जहाज वहीं से वापस हुआ और मियां से वापस गए। तो अभी जो मायदे या जो मामलात हो रहे हैं उससे वापसी के इम्कान कोई नहीं है। अच्छा, फिर वो वहाँ भी उन्होंने लैंडिंग की। और फिर जो इमरान खान के दौर में जो इमरान खान साहब दावे करते थे USA में खड़े होके कि मैं पंखा उतार लूंगा, AC उतार लूंगा, हाथ मारते थे वगैरह वगैरह, उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की रजीम में, जिनके बारे में मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, उसी दौर में वो बाहर गए, 4 साल बाहर बैठे गए। वो दवाई लेने गए थे, एक 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे, और फिर जिस भाई के स्टाम्प पे गए थे उसी को एस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया। तो ये नून लीग का तासुर गलत है पॉलिटिकली, ठीक है कि वो क्लासेस साहब देखिए, फिर इसका मतलब है कि वोटर को अट्रैक्ट करने के बजाय जो स्ट्रेटजी है वो इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है। कि आपने कैंपेन वोटर अट्रैक्ट करने के बजाय शुरू से की कि हमें इलेक्टेबल चाहिए क्योंकि हमने हुकूमत बनानी है, तो फिर वोटर से ज्यादा अहम हो गया इलेक्टेबल, क्योंकि वोटर बेचारे का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो अब ना ही वो बयानिया बीच में आता है कि शायद बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बयानिया कि जी हम लाड लें, इस बयानी को किस तरह एड्रेस किया जाए, लेकिन ये कि वोटर तो गैर अहम नहीं हो गया। मैंने जैसे आपको शुरू में अर्ज किया ना कि ये इलेक्शन मुख्तलिफ होंगे माजी के मुकाबले में। इलेक्टेबल्स जैसे मैंने आपको कहा, अमजद खान नियाजी, सनाउल्लाह मस्ती खेल, ये मैं सिर्फ साउथ का कह रहा हूँ, या डॉक्टर अफजल ढांडला, मजीद नियाजी, नियाज जखड़, शबीर कुरैशी, आगे चलते जाएं उस तक, वो होल्ड पे हैं। वरना ये इलेक्टेबल्स मियां साहब को बलूचिस्तान जाने की ज़रूरत ना होती। मियां साहब को घर में ही, पंजाब में ही 2 दर्जन लोग यहीं पे मिल जाने थे। वो इलेक्टेबल्स होल्ड पे हैं, खानेवाल होल्ड पे है। फखर इमाम साहब, मतलब होल्ड का मकसद है कि वो जैसे सूबा महाज एक बना था और जिसका तनोली साहब ने जिक्र किया कि इमरान खान को वो माना था, इमरान खान ने कि मैं इलेक्टेबल्स अगर नहीं लेता, उन्हें मफरल नहीं पहनाता तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सो मुझे मेरे वर्कर, मेरे दोस्त गुंजाइश दें ताकि मैं बनाऊं। वो होल्ड पे हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब को कराची भी जाना पड़ रहा है, जिस MQM के बारे में इनके शदीद किस्म के थे। बाप के बारे में भी तनोली साहब जानते हैं कि ये क्या कहते थे और क्या होता रहा है। कुछ चेहरे जो है वो मिसिंग है हमें, जैसे आप बलूचिस्तान में हमें हमजा शहबाज साहब नजर नहीं आ रहे, हमें आसफा भुट्टो जरदारी नजर नहीं आ रही, ये कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए थे।
तो ये अभी आपको क्यों लगता है ये अभी वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी या ये बाहर है इस वक्त इक़्तिदार की किसी भी जंग से दोनों? देखें, सियासी माहौल अभी गरमाया नहीं है वैसे, और इलेक्शन अनाउंस तो हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि अभी स्केजुअल नहीं हुए इनके जो पावर शोज़ उन्होंने करने हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, कहाँ से इलेक्शन कैंपेन का स्टार्ट करना है और कैसे अभी जोड़ तोड़ और अपने लोगों के साथ राब्ते जो हम ख्याल हैं, जिनसे मामला तय पा सकते हैं, जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, पहले उनके साथ मामला तय करेंगे और उसके बाद फिर तमाम तरह सियासी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर बड़ा वाज़ह लगता है कि वो प्रॉपर कैंपेन लॉन्च करेंगे, प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन चलेगी, और उसके बाद ये लोग जिनका आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी हमज़ा का बलूचिस्तान जाना इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, या आसफ़ा का अभी कोई बड़ा उन्होंने जलसा किया नहीं, शायद योम तासीस के अंदर 30 नवंबर को आपको नज़र आ जाएं, तो ये अभी ऐसा आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस हो गए, अब जब जलसे शुरू करेंगे तो उसमें ये सब लोग आएंगे सामने। चलिए, हम बस इसका इंतज़ार हम ज़रूर कर रहे हैं कि शायद जब मंशूर सामने आए तो वोटर को वो अहमियत मिल सके जो कि असल अहमियत उसको मिलनी चाहिए, जिसको कहा जाता है कि जी आपके पास आज का दिन है, आप फैसला करें आप किसको लेकर आना चाहते हैं हुकूमत में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद और अपनी गुफ्तगू को जारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम उस तबके की बात करेंगे जिसको कभी भी शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, क्या सियासत हो, क्या मईशत हो, क्या समाजी कामों में अपना हिस्सा डालना हो। हमने देखा कि ख़वातीन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती, और पाकिस्तान तो एक खसूसी हैसियत रखता है इस लिहाज से कि कुछ इलाकों में आपको ख़वातीन हर तबके में हर फील्ड में नज़र आती हैं एक्टिव, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारा कुछ करने के लिए है। ऐसा ही कोई वाक़या जो था वो रिपोर्ट हुआ हज़ार डिवीज़न से, कोहिस्तान में ख़वातीन को जो फील्ड में काम करने पर पाबंदी आयद की गई और कहा गया कि अगर कोई गैर शादीशुदा खातून फील्ड में नज़र आएगी तो उसका निकाह करा दिया जाएगा, और ये अगर शादीशुदा फील्ड में नज़र आएगी तो उसे इलाका बदर कर दिया जाएगा। तो ये हम पहले तो तफसील जानते हैं तो नील साहब आपसे, और फिर हम देखते हैं कि आखिर सियासत में शमूलियत के ऊपर इन तमाम इकदाम या इन तमाम वाक़यात का क्या असर पड़ता है। तो क्या तफसील है सर, कुछ अगर आप हमें इसमें ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, पहले तो इस बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें देखने को रिपोर्ट भी होती हैं, हमने रिपोर्ट की भी हैं, और बहुत सारे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं। गैरत के नाम पे कत्ल के भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। जो हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है कोहिस्तान के अंदर, इससे पहले अगर आपको याद हो एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था कि कज़न्स की शादी में वो कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात को साथ डांस करते, कज़न्स का आपस में हो, उसके बाद कुछ कत्ल के वाक़यात हुए, कुछ ऐसे मामलात हुए, उसके ऊपर पूरा एक कमीशन बना, बहुत मुश्किल वो एरिया था, वहाँ पर हमारी जो इंसानी हकूक़ की कुछ तंजीमें हैं, कुछ लोग हैं, वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने जाके उसको मज़ीद उसकी कोशिश की कि उसमें से कुछ हम लोग निकाल सकें। लेकिन ये वाक़यात और ये मामलात रुके नहीं हैं। ये अगर मैं हज़ारा डिवीज़न की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, इसमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा इस तरह के मामलात और वाक़यात के हवाले से। लेकिन जब हम लोग इससे आगे जाएंगे, बटाग्राम में, कोहिस्तान में, तोरगर में, कोहिस्तान अपर और लोअर दो अजला हैं अलग अलग, अपर और लोअर कोहिस्तान, ये अब एक ताज़ा तरीन वहाँ से उलमा इकराम ने एक फतवा जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि किसी भी तौर पर जो ख़वातीन हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं वो फील्ड वर्क नहीं कर सकती। वो मतलब कि घरों से निकल कर, जिस तरह से मुख्तलिफ NGOs के साथ हमारी पहले बातचीत हो चुकी थी, हमने उनको बता दिया था कि अगर आप इस एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं तो ख़वातीन को जो है वो आप यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे अपने साथ, या यहाँ की ख़वातीन बाहर आपके साथ जाकर काम नहीं करेंगी। उसमें फिर उन्होंने जो जिस तरह से आपने बताया कि गैर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनका निकाह पढ़ाने की बात की, मतलब कि वो अगर नहीं भी चाहती तो वो जो उलमा कराम जैसे चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, वो फ़ैसला करके उसका निकाह पढ़ा देंगे। और जो शादीशुदा ख़वातीन फील्ड में काम करेंगी इन NGOs के साथ या किसी भी के साथ मिलकर उनको ज़िला बदर कर दिया जाएगा। मतलब कि वो कोहिस्तान में नहीं रह सकेंगी, वो एबटाबाद रह लें, वो इस्लामाबाद रह लें, वो हरीपुर में रह लें, तो ये उनके लिए सख्त जो है ना शराइत रख दी गई। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं साइमा मुनीर साहिबा, समाजी कारकुन हैं, इन्हीं इलाकों में काम करती हैं। साइमा, आप हमें सुन सकती हैं?
जी बिल्कुल। वेलकम टू द शो जी। बस हम ये शुक्रिया। इस वक्त आपने अगर थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी भी हो, ये ताज़ा वाक़या है कि कोहिस्तान में औरतों के ऊपर फील्ड में काम करने पर पाबंदी आयद की है। वहाँ के उलमा ने, मशीरान ने मिलकर ये फैसला सुनाया है। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि आखिर में जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पहले से एक मुआहिदा तय हुआ था उस इलाके में कि ख़वातीन किस तरह काम करेंगी, अगर महरम के साथ होंगी तभी फील्ड में काम कर सकती हैं। तो क्या कोई ऐसा मुआहिदा था, या ये कि ये मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के होना एक मामूल की बात है आप लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया मायरा, आपने मुझे इस क्रिटिकल टॉपिक पे बोलने के लिए दावत दी। एक तो ये कि देखिए, ये मुआहिदा कोई नया नहीं है, ठीक है। 2001 में जिस वक्त हम सवात और शांगला में लोकल गवर्नमेंट की कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, उस वक्त भी सूफी मोहम्मद साहब की तरफ से ये फतवा आया हुआ था कि जनाब ये औरतें जहां आपको नजर आए इनके साथ आप निकाह कर लें। एक तो अभी आपके साथी ने टर्म यूज की कि जी ये उलेमा है, लेकिन ये उलेमा नहीं है, ये एक आम मौलवी है जिसकी फहम नहीं है। वरना जिस मौलवी की भी फहम होगी या जिस आलम की फहम होगी ना, एक तो वो इस बात से बहुत अच्छी तरह बाखबर है कि इस्लाम में जिस वक्त भी शादी की बात हुई है तो उन्होंने बहुत सबसे पहले जो है ना वो उस लड़के की मर्जी की बात की है, ठीक है। जी जी। तो एक तो ये कि आप कहाँ बैठ के किसी उस जगह पे बैठ के तो आप शादियों के फतवे देते रहते हैं, एक तो ये चीज जाहिर है सारे के अंदर है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त सीन ये चल रहा है कि देखें, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि केयर टेकर प्राइम ये निगरान वजीर आला कोई भी हो, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे JUI इस वक्त मौजूद है, ठीक है ना। जी, और वो मौजूद है, लिहाजा इस वक्त वो डिलीवर वो भी नहीं कर सक रहे, वो नहीं डिलीवर कर सक रहे। तो ये वो सारे पुराने टैक्टिक्स हैं जिसमें वो इस सारे जरिए से वापस आ रहे हैं। ये शादी के फतवे और ये निकाह के फतवे, ये सारी चीजें मैंने आपसे कहा ये पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन वो हर दफा इसको लेके आते हैं क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अब वो उन्होंने ये ना कहा होता तो आज तो आप इस पे प्रोग्राम नहीं करना था आपको। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, औरतों की सियासत में शमूलियत पे ये कैसे असरअंदाज होता है औरतों की? एक तरफ हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हम औरतों को निकलेंगी तो मुल्क बदलेगा और हमें अब ख़वातीन को वोट के लिए निकालना है। हमें PTI भी ये कहती नज़र आ रही है, कैंपेन्स तैयार हो रही हैं कि औरतें वोट दें, लेकिन आपकी कुछ इलाकों के अंदर ये हालात हैं कि आपको नहीं लगता कि औरतें वोट भी दे पाएंगी। तो ये किस तरह से असरअंदाज होता है सियासी शमूलियत में औरतों की? देखिए, चाहे वो PTI है, चाहे वो मरियम बात करिए, जो भी बात करे, आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, ये तो बयान कोई अभी का नहीं है ना, एक हफ्ता हो गया ये गर्दिश कर रहा है। जी जी। इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी मजम्मत की है? जी जी। नहीं की ना। नहीं। उसकी सिंपली वजह यही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे यहाँ बेसिकली उसी पैट्रियार्कल माइंडसेट की है। एक तो ये बात है, इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरतों को आप किसी फील्ड में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। उनको सिर्फ उस वक्त फर्क पड़ता है सारी चीज से जिस वक्त उनका वोट बैंक खतरे में होता है, ठीक है। एक ये चीज, और मैंने आपको कहा कि ये एक माइंडसेट है, टिपिकल माइंडसेट, और इस वक्त इसको करने का मकसद यही है कि इस वक्त इन सारों को अपने लिए, एक तो ये है कि मीडिया के अंदर और लोगों की अटेंशन लेनी है, एक चीज है, ठीक है। जी जी। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, इनमें से किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे कितने वो क्या कहना चाहिए उसको कि वो कितने इस जगह पे आके बैक फुटिंग पे चले जाते हैं कि जहाँ पे मौलवी ने एक बात कर दी तो आप इतना नहीं कर सकते कि आप उसकी मजम्मत कर लें, क्योंकि आपको भी वहां से वोट लेना है। तो ये सारे हरबे जो इस वक्त भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इससे मैंने आपसे कहा कि ये इससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, और सूफी मोहम्मद साहब के फतवे मौजूद है इस सारी चीज पे, तो इसको जाने दें, क्योंकि यही वो जगह है सारी की जिस वक्त जलजला आया था उस वक्त इनकी औरतें इन्हीं सड़कों पे खड़ी थी, और हमारी जैसी औरतें जो थी वो आके इन सारी औरतों की भी मदद करी थी और इन मर्दों की भी मदद करी थी। जी जी। ठीक है ना। तो उस वक्त ये सारा कुछ हलाल हो गया था, लेकिन जिस वक्त ये सारा कुछ खत्म हो जाता है, उनको कोई जरूरत नहीं होती, तो फिर ये सारी चीजें हराम हो जाती। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इससे पहले भी ये बात की है, मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कि मीडिया को कम से कम इस तरह की जो इस तरह की फजूलियात चलती हैं उसको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अटेंशन देते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि चार और छोटे ग्रुप उठ के आएंगे, वो भी यही बात करते हैं,
मीडिया है ना, मीडिया उनको जी उनको अटेंशन, क्योंकि उनका तो मकसद ये नहीं है कि वो हो क्या रहा है, उनको तो सिंपली ये कि उनको अटेंशन मिल गई है। ठीक चलिए है, तो बिल्कुल मैं समझती नहीं हूँ कि सही, और आप लोगों सबका को भी थोड़ा सा सबका इसको वाकई देखना किरदार, चाहिए। सबका किरदार है जी इस माइंडसेट को परवान चढ़ाने में भी हमारा हाँ सबका जी, किरदार है, और ये कि इसको ना ये नहीं बेहतर हो पाया इसमें भी हम सबका बहुत अहम किरदार है, और इसको बिल्कुल ख़त्म करने में भी बहुत अहम किरदार है। लेकिन ये होता है कि आखिर कहीं ना कहीं इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साइमा आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। इसको मसले को कहीं ना कहीं तो आपने इसको एड्रेस करना है। जी जी बिल्कुल। साइमा मुनीर साहब ने कहा कि शायद कुछ सियासी मामलात हैं या पॉलिटिकली इससे कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ पॉलिटिकल या मजहबी जमात ये सब कुछ, मैं ये नहीं समझता। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल भी मुतफिक इसलिए नहीं हूँ कि ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के अंदर इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के हवाले से ऐसी बात हो चुकी है। कुछ मखसूस, जिसका मैंने अभी शुरू में बात की, कुछ पॉकेट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, सियासत में भी हैं, हर तरह की ये जो फील्ड में काम करने वाली जो NGOs हैं इनके अंदर भी तो बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं जो इस्लामाबाद से या कराची से या लाहौर से किसी भी जगह से जाती हैं, वहाँ पर उन एरियाज़ के अंदर जाके काम करती हैं। ये मामलात हैं वहाँ की ख़वातीन के लिए कि वो नहीं चाहते कि उनकी ख़वातीन जो हैं वो किसी गैर महरम के साथ या वो उनकी जो रवायात हैं या जो उनकी बाकी मामलात हैं उनसे वो बाहर हो सकें। तो हमने उन एरियाज़ के अंदर काम करना है, उन अजला के अंदर काम करना है जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, ये चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश करना है। क्योंकि वो तो आपको, अगर आप कवानीन पे या मामलात पे जाएंगे तो आपको शरीयत के मुताबिक चलने की बात करेंगे, तो शरीयत के मुताबिक चलने के लिए तो फिर आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदी है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फिर आपको तो बहुत सारी, आपने रास्ते निकालने हैं, आपने आसानियाँ पैदा करनी है, बजाय इसके कि आप किसी सियासी जमात पे या किसी मामलात पे या किसी मजहबी जमात पे हम लोग कह दें कि उनकी तरफ ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होता है। क्लासेस साहब, आपके ख्याल में सियासत तो आ जाती है हर चीज़ के बीच में, ये बात तो मुझे साइमा की इस एक लिहाज से सही लगी कि इस वक्त अहमियत, जो सियासी अहमियत है वो हासिल करने की हर तबका अपने तरीके से कोशिश करेगा, जहाँ पे भी है कि अब मेरी तरफ आए, मेरे से बात करें। जैसे आपने कहा इलेक्टेबल्स भी हैं, कहीं पर वो बैठे हैं और वो उन्होंने अपने आप को, आपने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि होल्ड पे, तो ये भी होल्ड पे वाले अनासर हैं या आपके ख्याल में कि ये कुछ और मामला है? मुख्तलिफ अंदाज में देखें, बाज़ दफ़ा ज़मीनी हक़ैक़ ऐसे होते हैं कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ वो, चाहे साइमा साहिबा हैं या मैं हूँ या आप हैं, उसकी संगीनी को नहीं समझते। साइमा पेशावर में होती है, जी साइमा जी, तो जहाँ इलाकों पे में भी काम है, करती है। मतलब पेशावर से हैं वो, तो उसके कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जिसकी वजह से वहाँ के जो मुशीरान हैं या जो उलमा हैं या वो लोग हैं, वो अपने आप को, एक ट्रेडिशन को, अपनी प्रोटेक्शन को, अपनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की, माओं की करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत और हुकूमत उनके साथ डायलॉग करे। ठीक है, कोहिस्तान इतना बड़ा इलाका नहीं है जहाँ पूरे मुल्क में कोई तो स्ट्रेटेजी एक आप निकाल बहुत सकते हैं कि आसानी पैदा की जाए, बड़ी जैसे जंग साहब लड़ कह रहे हैं, या इसी चीज़ को हमने सवात में लड़ा, हमें कहा गया जी ये मारगला के पीछे तालिबान आ गए हैं, या इसी पिंडी के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट कर दिया गया, वो भी एक खातून थी, उनके साथ भी जुल्म हुआ। फातिमा जिन्ना साहिबा का हमारे पास मौजूद है। इसी तरह सियासी जिद्दोजहद के दौरान बहुत सारे लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं। तो कोहिस्तान के इस इशू को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि मतलब अब उन्होंने मीडिया को थोड़ा टारगेट किया। मेरा ख्याल है मीडिया वो करेगा जो उसे नजर आएगा। अब तनोली साहब अच्छा भी नहीं दिखा सकते, आप भी साहब अच्छा नहीं कह सकती उस वक्त तक जब तक सिचुएशन ना हो। अगर हम इस चीज़ को छुपा दें, फर्ज करो आपका चैनल या आपके चीफ या आपके वगैरह वगैरह इस पर कोई बात ना करें और वहाँ कोई हादसा हो जाए, तो मीडिया बहरहाल उसका शराकतदार होगा कि उसने रिपोर्ट करना था, उसने रिपोर्ट नहीं किया। मैं रिपीट करूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर चाहे वो कोस्तान हो, चाहे वो राजनपुर हो, चाहे वो मियाँ वाली हो, चाहे जो भी एरिया हो, उसमें डायलॉग की ज़रूरत है, वहाँ बात करने की ज़रूरत है, उनको कैल करने की ज़रूरत है। उनके ताब मैं नहीं कहता कि कोई मौलवी उठ के किसी को बाउंड कर दे रियासत की मौजूदगी में, हुकूमत की लेकिन इस अब उनकी उन्होंने जिक्र किया साइमा मुनीर साहब ने कि जी वो उनको उलमा कहना, हमने एक तहजीब के तमीज़ के दायरे में रह के गुफ्तगू करनी है। हम लोग किसी के ऊपर बहर रास्त अटैक नहीं कर सकते, हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। हम लोग टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठे हैं, हम लोग सेटेलाइट चैनल से पूरी दुनिया में जा रहे हैं।
अब जिनकी तरफ से फतवा जारी हुआ ना, जिन्होंने थ्रू सोशल मीडिया इसकी तशहीर की, उनके साथ रियासती इदारों के सरबराहान, डीपीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अफसर होता है जी पुलिस का, डिप्टी कमिश्नर साहब उस जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन मौलाना साहब ने, उन उलमा कराम ने उनको इतना प्रेशराइज किया कि उनको इस पोजीशन में ले आए कि आपने हमारे साथ बातचीत करनी है। और जब हमने इन तीनों लोगों से रब्ता किया, आज डीपीओ साहब से बात हुई, डीपीओ साहब ने कहा जी कि वहां पे वेदर कुछ अच्छा नहीं है, कोशिश थी कि सबको शामिल किया जाए। वेदर कुछ ऐसा है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, हम लोग अब वो बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। जिन लोगों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो वहां पर ताकतवर हैं, वहां पे उनकी चलती है, वहां पे उनका असर रसूख है, वहां पर अगर वो रियासत उनके खिलाफ डायरेक्ट कोई मुतबली अपनाती है या बिल्कुल सामने आ जाती है तो रियासती इदारों और रियासती अफसरान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बातचीत का रास्ता, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात अगर करनी पूरा बड़ा प्रोग्राम भी जरूरी है। किया और जाए तो कम है। लेकिन एक बात से मैं साइमा की जरूर एग्री करूंगी, उन्होंने कहा फहम की जरूरत बहुत है। नहीं, उन्होंने कहा कि इनमें फहम की इशू। आपके एग्री करने पे हमें कोई इतराज नहीं, आपकी राय है, उनकी राय भी रिस्पेक्ट है, लेकिन हालात की अब ये कहना कि मीडिया को रिपोर्ट करना पड़ता है। हमने लाल मस्जिद को भी किया, हमने बम ब्लास्ट भी अवाम का हक है, अवाम का हक है कि अगर वो भी किया, हमें भी सवाल करते हैं तो अवाम का हक है। एक मिनट असल में हमने इससे जाना है, इस झगड़े से यहाँ पे भी फहम की जरूरत है, लेकिन एक और जगह फहम की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि वर्ल्ड कप में आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलती रही और मीटिंग्स चलती रही और लाहौर में जो रौनक लगी हुई है, छोटा सा ऐड करना चाहिए, छोटा सा। वो इस तरह है कि लोक विरसा मेला में आप तो मुझे नजर नहीं, तनोली साहब और वो इतना खूबसूरत पाकिस्तान मुझे चाहिए जहाँ पे पश्तून भी गारा हर रंग, हजारावाल भी मौजूद हूँ, कोहिस्तानी भी मौजूद हूँ, बल्ती भी मौजूद हूँ, गिलगिती भी मौजूद हूँ, सराइकी भी मौजूद हूँ, पंजाबी भी मौजूद हूँ, कश्मीरी भी मौजूद हूँ, सिंधी भी मौजूद हूँ, ढोल भी मौजूद हो, अजान भी हो, वक्फा भी हो, रक्स भी हो। अच्छा, वहां पे वहां हमारी गुफ्तगू हो रही थी, वहां पे कोई खुद का शमला अमर नजर ना आए, कोई ब्लैक मेलिंग नजर ना आए, कोई माफिया नजर ना आए, कोई पॉलिटिकल, मतलब ये पाकिस्तान चाहिए। कोहिस्तानी लोग भी हमारे अपने हैं, मेला लगा, और हुकूमत को चाहिए था कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाते कि ये पाकिस्तान है और ये हमारे रंग है, दुनिया में जो इमेज है वो दुरुस्त नहीं है। हमारे पास वक्त जो है वो कम रह गया, लेकिन हम वर्ल्ड कप में जो आज तब्दीलियां हुई, बाबर आजम साहब ने रिजाइन कर दिया सब टीम से, जो एक आपको लगता है कि ये सारी जो हंगामा आराई चल रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा? टीम अच्छी हो जाएगी? मैं छोटा सा था, मैं क्रिकेट देखने लगा, मैं क्रिकेट खेलने लगा, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गया, मैंने क्रिकेट खेली। ये बातें, और जब पाकिस्तान किसी बड़े इवेंट में जाता रहा तब तक होती रही, तब ऐसे वाकयात, ऐसे हादसा हमें देखने को मिलते रहे। पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो हमने बहुत उनको वेलकम किया, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ, फूलों के हार, फूलों की पत्तियां निछावर की। लेकिन जब हार गए, इस दफ़ा हमें ऐसे वाकयात नजर नहीं आए। मैं अपने न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा मैंने ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि एयरपोर्ट पे अंडे और टमाटर मारे गए प्लेयर्स को, ऐसे सूरत भी बनती रही। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल सकता था। पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे बहुत अच्छे थे, वो बैन अवी मेयार के खिलाड़ी हैं, उन्होंने परफॉर्म किया वो माजी में। लेकिन हम लोग ज़ाती हैसियत में, मेरी ज़ाती राय है कि हमारे पास इस वक्त जो टीम खेल रही है, ये जो खेल के आई है, या जो आगे हम लोग पेश करने जा रहे हैं, इसमें कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कप्तानी की सलाहियतें रखता हो, जो कप्तान हो, मतलब जो ग्राउंड के अंदर टीम को लड़ाने की सलाहियत रखता हो। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है माजी में, वो अपने काम तो करेंगे। अब तो नया कप्तान हमारे शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्होंने कहा जी कि कप्तान बनाते हैं। शान मसूद की टेस्ट टीम में वो उसको खिलाते तो हैं, कभी डालते हैं कभी निकालते हैं, उसकी जगह भी नहीं बनती टीम में जिसको आप कप्तान बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी का नाम चल रहा है कि उसको T20 या वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी, मैंने जिससे पहले कहा कि लाहौर कलंदर्स की उसने कप्तानी की, उसको टाइटल जिताया, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा, मैं इसमें दो तीन पॉइंट्स में रखना चाहता हूँ। एक तो बाबर आजम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, वो तनकीद की ज़द में ज़रूर है, वो परफॉर्म नहीं कर सका। उसने कहा है जो टीवी चैनलों पे बैठ के मेरे सीनियर्स मुझे भाषण दे रहे हैं, ये एक वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान ने जीता था 92 में, उसके बाद ये सारे खेले हैं, ये क्यों नहीं जीत के आए? बड़ी खूबसूरत बात है, नंबर 1। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी टीम को खेलने ही नहीं दिया गया।
चीफ सेलेक्टर वहां मौजूद था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो जी जी, चीफ सेलेक्टर को पीछे से पीसीबी का चेयरमैन ने एक वो किया, हांट किया, टांट किया, वो रिजाइन कर गए। वर्ल्ड कप जारी है, इंजमामुल हक साहब को नहीं छोड़ना चाहिए था, पीसीबी चेयरमैन को ये नहीं करना चाहिए था। सही, ये जो तीसरा ये है कि उन्हें वहां स्पोर्ट की जरूरत थी, तनकीद की जरूरत नहीं थी। जो भी उठा टीवी चैनल्स पे, सही कहा बाबर आजम ने भी, आप कितने वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, वसीम अकरम साहब हैं। हमारे साथ जो है ना लाइन पे मुई शाह साहब मौजूद हैं। मुई शाह साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल जी। जी शाह साहब, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। देखिए कितना जज्बाती हमारा जो है ना न्यूज रूम हुआ हुआ इस वक्त कि क्रिकेट जो है जब उसकी बात आ जाए तो बस सारी बातें खत्म। आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं और बहुत सीनियर आप तजियाकार भी हैं इसके ऊपर। हमें बताइए कि बुनियादी मसला आपने क्या खोजा अब तक कि क्यों हमें दुआएं करनी पड़ती हैं और क्यों ऐसा वक्त आता है कि फलानी टीम हारे तो पाकिस्तान की टीम जीते। मसला बुनियादी तौर पे है क्या? नहीं देखें, वर्ल्ड कप की तो हमारी कभी तैयारी नहीं थी। इस वनडे वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी इसलिए नहीं थी, ना हमने इसको सीरियस लिया, ना हमने अपनी टीम बनाई, ना हमने जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में खेलने की उसके मुताबिक हमने अपनी जो 15 हैं उसको उनको अनाउंस किया। ये सारा जो वीकनेसेस हैं ये गैदर हुई और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली ऐसी आई कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कोई आगे इस तरह की नहीं है, कोई इमीडिएटली आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, वर्ल्ड कप आपका खत्म हो गया और वर्ल्ड कप में जो आपकी परफॉर्मेंस है, ना आपने नए बॉल के साथ विकेट्स ली, ना आपकी स्पिनर कोई ऐसा था जो आपका मैच विनर होता, ना आपके बैट्समैन ने ऊपर से स्कोर किया। देखिए बड़ा जरूरी होता है जब आप इतनी बड़ी इवेंट में जाते हैं, इतना बड़ा आपका एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, तो उसमें आपको आपके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको जरूर स्कोर करना पड़ता है। उनको उनमें से टॉप के 3 बैट्समैन में से एक को सेंचुरी करनी पड़ती है, बड़ा स्कोर करना पड़ता है, तब जाके आपका एक फॉर्मिडेबल टोटल होता है। आपके बॉलर्स को विकेट लेनी पड़ती है, नए बाल से आपके बॉलर्स को आपको विकेट्स ऊपर से निकाल के देनी पड़ती है। मिडिल ओवर में आपके स्पिनर जो हैं वो प्रेशर बरकरार रखते हैं, वो विकेट्स लेते हैं, साथ साथ कंट्रोल करते हैं रन रेट को। सही, तो जो हम जो कोचेस बाहर से बुलवाते हैं वो भी शायद यही हम कोहेजन बरकरार रखने के लिए टीम की और यही सारी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भी उनको बुलाते हैं। तो उसका कोई हमें फायदा होता है या नहीं होता, या हमारा वेस्ट होता है ये सारा फंड्स का पीसीबी के? देखें जी, कभी भी इस तरह की कोचिंग सूदमंद नहीं होती। आप अगर ऑनलाइन कोच रखते हैं जिस तरह मिकी आसर को रखा गया है, बेसिकली ही इज डायरेक्टर कोचिंग और हेड कोच ऑफ डर्बीशायर टीम, और डर्बीशायर की टीम में बैठे हुए वो पाकिस्तान की क्रिकेट की कोचिंग किस तरह कर सकते हैं और पाकिस्तान की टीम को किस तरह एक डे टू डे फिर उनका कोचिंग का कंट्रोल कर सकते हैं। ये तकरीबन अनहोनी बात थी और इसमें जरूर मैं कहूंगा कि नजम सेठी और नजम सेठी की जो उस वक्त क्रिकेटिंग बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी थी, उनका कसूर था कि उन्होंने ऐसा कोचिंग डायरेक्टर या हेड कोच रखा कि जो पाकिस्तान की टीम के साथ था ही नहीं। तो इस तरह नहीं चलता। ये आजकल मॉडर्न सिस्टम है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड को वाहिद स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट है इन पाकिस्तान जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम हॉकी पे गिला कर सकते हैं, स्क्वाश पे गिला कर सकते हैं, टेनिस पे गिला कर सकते हैं कि उनको जी फाइनेंसेस नहीं मिलते, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये चीजें ये प्रॉब्लम कोई भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। अच्छा, जो मुशा साहब जो भी दे सकते हैं, चला भी सकते हैं। जी जी जी, जो स्कैंडल कुछ सामने आ रहा है कि जी क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी है उन्होंने जो चेंज करना पिच को, उसके ऊपर कोई लेटर लिखा है हेडक्वार्टर में, क्या आपको ये भी वजूहात लगती हैं कि पाकिस्तानी टीम की बुरी परफॉर्मेंस पे ये भी असरअंदाज हुआ, इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए थे? वो आज की बात है, वो आज की बात है जी, वो आज की बात है। आज सेमीफाइनल से पहले उन्होंने पिच चेंज कर दी। हमेशा ये होता है कि जब नॉकआउट स्टेज आता है वर्ल्ड कप का या किसी बड़े इवेंट का, तो उसके लिए नई पिच रखी जाती है। पुरानी पिच पे वो नॉकआउट स्टेज का मैच नहीं होता। मैं सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहा हूँ। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल था उससे पहले इन्होंने पिच चेंज कर दी और एटकिंसन जो हेड क्यूरेटर है आईसीसी के, उन्होंने एक लेटर लिखा आईसीसी को कि मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने ये पिच चेंज किया। और वो बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन जहाँ ये मैच हो रहा है वेंकटेश स्टेडियम में, उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये पिच चेंज की है। ऐसा नहीं होता।
चलिए, ICC बहुत को बिल्कुल शुक्रिया इंक्वायरी मुईशा करनी साहब। चाहिए। आपने, हमने सोचा कोई बहाना मिल गया है कि हम उन पर डाल दें, लेकिन आपने तो बिल्कुल उसको बाहर निकाल दिया। तनोली साहब कुछ कहना चाहते हैं। मुईशा बहुत साहब, शुक्रिया मुईशा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता अच्छा, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अभी मुईशा लाइन साहब, पे हैं अभी मुईशा? अभी कुछ क्योंकि कप्तान तब्दील करने की बातचीत हो रही है और कह रहे हैं कि T20 के लिए शहनशाह अफरीदी को ले आए, टेस्ट के लिए शान मसूद को ले आए। आपको लगता है कि ये इनके अंदर इतना पोटेंशियल है या ये इतने ताकतवर हैं कि ग्राउंड के अंदर ये टीम को बहुत अच्छे से लड़ा सकते हैं? मेरी जाती राय ये है कि अभी जो हमारे पास टीम खेल रही है, ये जो हमारे पास बैकअप है, इनमें कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो टीम को ग्राउंड के अंदर लड़ा सके। खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कप्तान आपके पास तगड़ा कोई भी नहीं। देखें जी, वैसे तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को टेस्ट का कैप्टन चलना चाहिए था, और बाबर आजम ने आज खुद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं, अगर मुझे ऑल फॉर्मेट का कैप्टन नहीं बनाएंगे तो मैं कैप्टनसी टेस्ट क्रिकेट की नहीं करूंगा, क्योंकि आगे सारा साल जो है ज्यादातर T20 क्रिकेट है। और T20 क्रिकेट के लिए अगर क्रिकेट बोर्ड वो कहते हैं कि अगर प्लान कर रहा है नया कप्तान रखने के लिए, फिर मैं टेस्ट की कप्तानी भी नहीं करूंगा। अब शहनशाह तकरीबन वो बन गए हैं और ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी चाहिए इसके लिए, तो और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा, शान मसूद टेस्ट के कप्तान बन गए हैं। अगर बाबर नहीं है तो फिर शान मसूद मेरा ख्याल ऑप्शन अच्छी है और बेहतर ऑप्शन है। पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर अच्छा है, इंग्लैंड में काउंटी की कप्तानी की हुई है, यहाँ पे भी कप्तानी की हुई है, और अच्छे ग्रूम्ड प्लेयर हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या उनको वही सपोर्ट मिलेगी प्लेयर्स की तरफ से जो बाबर आजम को मिलती रही है? ये देखने वाली बात है। क्या शहनशाह अफरीदी को वही सपोर्ट मिलेगी जो बाबर आजम को मिलती रही है? ये देखने की बात है, और ये मेरा ख्याल है वक्त ही बताएगा कि उनको प्लेयर्स की जानब से उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी, उनमें ये एबिलिटी है कि वो टीम को चला सकें T20 में। शहनशाह का तो मैं मानता हूं कि शहनशाह बेहतर कप्तान साबित होंगे। चलिए, शान बहुत मसूद का टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा ये अभी पता नहीं। बहुत शुक्रिया मुईशा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। तो सर, इन्होंने तो कहा कि कोई जो है वो, बस हम कंक्लूडिंग कमेंट्स ही ले रहे हैं इसके ऊपर कि ये जो साजिश का हम जिक्र कर रहे थे या जो खत लिखा गया, उसकी भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है या नहीं? क्योंकि आज ये बड़ी खबरों की रौनक बना है। लेकिन बात ये है कि जिस चीज़ का हम लोग तस्करा कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर, फिर आज हमने देखा कि कप्तान फारिग हो गए। उन्होंने अनाउंस कर लिया ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट से कि जी मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि बुरी परफॉर्मेंस हुई। हाँ, लेकिन वो कप्तान का काम था कि फॉर्मेट से उन्होंने कहा जी कि मैं दस्तबरदार होता हूँ। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि शान मसूद साहब, मेरी जाती राय है कि जो कहते हैं ना लीडर, जो कप्तान होता है, जो लीड करता है, वो पैदाइशी होता है। उसके अंदर जो है ना ये गट्स शुरू से होते हैं, जो नहीं होता उसको बनाया नहीं जा सकता। चलिए जी, हम बस इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ बढ़ते हैं, इसी ख्वाहिश के साथ कि जो क्लासा साहब ने की कि लोक विरसे का सा समा हो मुल्क में, और ये कि हम भी जब टीम हार जाए, हार भी जाते हैं, कभी परफॉर्मेंस बुरी भी होती है, इस पर दिल बर्दाश्ता होना, इस पर जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए जाते हैं। ये भी ज़्यादती है, वक्त देना चाहिए, गलतियों की निशानदेही होनी चाहिए, और फिर हमें सबको मिलकर आपस में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने हकूक़ का और अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।